प्रदेश में कहीं भी इलेक्ट्रोहोम्योपैथी चिकित्सा पे के प्रचार प्रसार, इसकी शिक्षा एवं इसके प्रैक्टिस पर किसी भी प्रकार की रोक नहीं है और जनता भी अब जो अच्छे इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के प्रैक्टिशनर हैं उनसे अपनी चिकित्सा के लिए उनके पास जा सकेगी। आपने कहा कि इस निर्णय से पहले कुछ परेशानियां आती थी चिकित्सकों को, तो वो कौन सी परेशानियां थी, कैसे किस तरह की परेशानियां आती थी, अगर आप उसके बारे में बताना चाहें। ये होता था कि कई जगह जो प्रैक्टिशनर थे उनकी प्रैक्टिस को रोका जाता था। कई क्रॉनिक या गंभीर रोगों में भी वो आम तौर पे जो दूसरी चिकित्सा प्रणालियाँ उनकी दवाओं से काफ़ी सस्ती दवाएं पड़ती हैं, ताकि इलेक्ट्रोहोम्योपैथी चिकित्सा वैलिड है या नहीं है, इस पर कोई रोक है या नहीं है, ये संशय खत्म होगा। देखिए अभी भी कोई रेगुलेशन तो है नहीं। आपने कहा कि हाँ ये तो हो गया कि ये प्रैक्टिस कर सकते हैं, तो अब आपको क्या लगता है इस निर्णय के बाद बदलेंगी चीज़ें? ये चिकित्सा को सीखना सरल है, यानी आप कम समय में इस चिकित्सा को सीख सकते हैं। साथियों नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडस न्यूज़ टीवी। मैं हूं संतोष शाक्य। चर्चा करने वाला हूं एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर, और विषय पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के चिकित्सक हरीश कुमार पटेल जी हैं। तो हम उनसे बात करेंगे इलेक्ट्रोहोम्योपैथी को लेकर। इसको लेकर एक हाई कोर्ट, इलाहाबाद हाई कोर्ट का निर्णय आया है, जिस निर्णय में कई बातें कही गई हैं इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की प्रैक्टिस को लेकर, और 2009 से एक केस वहां चल रहा था जिसको लेकर निर्णय आ गया है। तो उसी को लेकर हम बात करेंगे, जो इलेक्ट्रोहोम्योपैथी चिकित्सक हरीश कुमार पटेल जी हैं। तो सर आपका बहुत स्वागत है। तो मेरा पहला सवाल यही है कि इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के बहुत सारे चिकित्सक देश में हैं, और उत्तर प्रदेश हाई कोर्ट का एक निर्णय भी आया है जिसमें कई सारी बातें कही गई हैं। तो सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगा, क्या है ये जो निर्णय इलाहाबाद हाई कोर्ट का जो निर्णय आया है, ये क्या है? इलाहाबाद हाई कोर्ट की जो लखनऊ खंडपीठ है उसमें 2009 से एक वाद लंबित था, जो राजेश कुमार व अन्य लोगों ने एक वाद दायर किया था, जो इस बात को लेकर था कि उत्तर प्रदेश में जो भी इलेक्ट्रोहोम्योपैथी प्रैक्टिशनर जो प्रैक्टिस कर रहे हैं उनको रोका ना जाए, और भारत सरकार की तरफ से अभी इस संदर्भ में नियमावली बनाई जानी बाकी है। लेकिन भारत सरकार का एक आदेश, जो 2010 का एक आदेश है, वो इस बात को कहीं भी प्रतिबंधित नहीं करता है कि इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की चिकित्सा पे कोई रोक है या इसकी रिसर्च पे या इसकी शिक्षा पे। लेकिन स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से इस विषय में कोई स्पष्ट गाइडलाइन नहीं थी। लेकिन अब ये जो निर्णय हुआ है, इस निर्णय के साथ ये बहुत ही एक अच्छी बात है और एक ऐतिहासिक निर्णय है, जिसने प्रदेश में एक इलेक्ट्रोहोम्योपैथी चिकित्सकों में खुशी का माहौल पैदा किया है। ये निर्णय ये बात करता है कि प्रदेश में कहीं भी इलेक्ट्रोहोम्योपैथी चिकित्सा पे के प्रचार प्रसार, इसकी शिक्षा एवं इसके प्रैक्टिस पर किसी भी प्रकार की रोक नहीं है, जब तक कि कोई सरकार की तरफ से इस संदर्भ में रोक लगाने संबंधी कोई आदेश न जारी किया जाए। तो ये जो निर्णय है, जो कौन सी खंडपीठ ने दिया है, और इस निर्णय का बैकग्राउंड क्या है? जैसे ही मैंने कहा 2009 में इसका केस दर्ज हुआ था, तो क्या बैकग्राउंड था, क्यों ये केस दर्ज हुआ था, और किसने ये निर्णय दिया है? इलाहाबाद हाई कोर्ट के लखनऊ जो खंडपीठ है उसकी 2 जजों की बेंच ने दिया, जिसमें न्यायमूर्ति विवेक चौधरी और न्यायमूर्ति ओम प्रकाश शुक्ला शामिल रहे। और इस निर्णय की बैकग्राउंड ये है, या इसका हम बात करें कि राज्य के स्तर पर जब स्थिति स्पष्ट नहीं थी तो कहीं कोई अधिकारी कोई एक आदेश जारी कर देता था और इलेक्ट्रोहोम्योपैथी चिकित्सकों को परेशान किया जाता था या उनकी प्रैक्टिस पे रोक लगाई जाती थी। लेकिन ये निर्णय इस मामले में बहुत ही सराहनीय निर्णय है कि ये निर्णय बहुत साफ करता है कि इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के जो भी प्रैक्टिशनर हैं वो अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। जो भी ऐसे संस्थान हैं जो कि इसकी शिक्षा के क्षेत्र में काम कर रहे हैं वो शिक्षा पे काम कर सकते हैं। ऐसे लोग जो इस मामले में रिसर्च कर रहे हैं, रिसर्चर हैं, वो लोग रिसर्च कर सकते हैं। तो ये इसकी बैकग्राउंड है कि जो भी समस्याएं थी उसके संदर्भ में कुछ जो प्रैक्टिशनर हैं उन्होंने ये याचिका दायर की थी और एक लंबा समय लगा उस याचिका उस बात को के निर्णय में। तो आपने कहा कि अब जो इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के चिकित्सक हैं, जो इलेक्ट्रोहोम्योपैथी से लोगों का इलाज कर रहे थे, अब वो प्रैक्टिस कर सकते हैं, ये एक प्रमुख बात हो गई। और कौन कौन सी प्रमुख बातें हैं इस निर्णय के में, और कौन कौन सी प्रमुख बातें हैं? देखिए, इस निर्णय की जो प्रमुख बातें हैं यही प्रमुख बात है। और एक इससे जो सबसे बड़ा प्रभाव पड़ा वो ये प्रभाव पड़ा कि जो लगातार इलेक्ट्रोहोम्योपैथी प्रैक्टिशनर मांग करते आ रहे हैं और उनके साथ एक ही शब्द जुड़ा होता था ना कि कई सारे लोग कहते थे कि आपको किस ने मंजूरी दी है। तो इससे एक बेनिफिट सबसे बड़ा ये होगा कि अब तमाम ऐसे लोग जिनके मन में थोड़ा संशय रहता है तो वो संशय नहीं रहेगा। वो लोग पूर्ण
आत्मविश्वास के साथ अपनी प्रैक्टिस कर सकेंगे और पब्लिक के स्तर पे भी, जनता के स्तर पे भी ये भ्रम की स्थिति नहीं रहेगी और जनता भी अब जो अच्छे इलेक्ट्रो होम्योपैथी के प्रैक्टिशनर हैं उनसे अपनी चिकित्सा के लिए उनके पास जा सकेगी। आपने कहा कि इस निर्णय से पहले कुछ परेशानियां आती थी चिकित्सकों को, तो वो कौन सी परेशानियां थी, कैसे किस तरह की परेशानियां आती थी, अगर आप उसके बारे में बताना चाहें। देखिए, इसमें एक तो ये परेशानी आती थी चूँकि स्पष्ट गाइडलाइन या उस तरीके का कोई स्पष्ट आदेश राज्य के स्तर पर न होने के चलते ये होता था कि कई जगह जो प्रैक्टिशनर थे उनकी प्रैक्टिस को रोका जाता था या कानूनी कार्रवाई करने के प्रयास किए गए। कई प्रैक्टिशनर कोर्ट में गए, कोर्ट से फिर आदेश जारी हुआ। तो इस तरीके की तमाम जो परेशानी आती थी, अब इस आदेश के बाद उन परेशानियों का अंत हो जाएगा। देखिए, अभी भी कोई रेगुलेशन तो है नहीं। आपने कहा कि हाँ ये तो हो गया है कि ये प्रैक्टिस कर सकते हैं, तो अब आपको क्या लगता है इस निर्णय के बाद बदलेंगी चीज़ें? हाँ, देखिए, एक बड़ा बदलाव हम अगर इसकी बात करें कि केंद्र सरकार के स्तर पे भी एक बदलाव होना शुरू हो गया है। केंद्र सरकार ने पहले ही इस संदर्भ में काम करने के लिए एक इंटर डिपार्टमेंटल कमेटी बना रखी है। इस कमेटी में तमाम रिसर्चर, जो भी प्रैक्टिशनर हैं वो, या फिर ऐसे लोग जो कि शिक्षण संस्थान चलाते हैं, इन तमाम लोगों के प्रतिनिधियों को, या जो एसोसिएशन इलेक्ट्रो होम्योपैथी चिकित्सकों की, उनके प्रतिनिधियों को शामिल किया गया है। और आईडीसी जो एक कमेटी बनाई गई है, उसका काम ही है कि इलेक्ट्रो होम्योपैथी की कैसे नियमावली बनाई जाए, इस संदर्भ में कैसे कानूनी इसको पूरे अमली जामा पहनाया जाए, इस पूरी मामले की देखरेख वो आईडीसी कमेटी करती है और इसमें लगातार काम जारी हो रहा है। लेकिन ये काम में भी तेजी तभी आएगी जब राज्य के स्तर पे प्रैक्टिशनर अगर अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे, रिसर्चर रिसर्च करेंगे, उनसे कितने लोग लाभान्वित होते हैं, इस चिकित्सा प्रणाली के क्या बेनिफिट्स हैं, ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पता चलेंगे, तो सरकार के स्तर पे भी, केंद्र सरकार के स्तर पे भी जो इसके नियम बनाने का मामला है वो ज़्यादा तेजी के साथ प्रैक्टिस में आ पाएगा। एक तो आपने कहा कि प्रैक्टिशनर को फायदा होगा, वो प्रैक्टिस कर पाएगा, और क्या क्या आपको लगता है कि नहीं प्रैक्टिशनर जो है उससे और क्या क्या फ़ायदे होंगे, और कुछ फ़ायदे भी होंगे उसे? प्रैक्टिशनर प्रैक्टिस कर पाएगा, इसके जो भी संस्थान हैं, जो इसका एक सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि बहुत सारे ऐसे लोग जो कि इस इलेक्ट्रो होम्योपैथी चिकित्सा के क्षेत्र में आना चाहते हैं, उन लोगों के लिए ये फ़ायदा है कि अब इस निर्णय से उनके अंदर ये आत्मविश्वास पैदा होगा और वो जो पहले संशय, मुझे इस मामले में पहले संशय या डर रहता था कि इलेक्ट्रो होम्योपैथी चिकित्सा वैलिड है या नहीं है, इस पे कोई रोक है या नहीं है, ये संशय खत्म होगा और बहुत सारे लोग इलेक्ट्रो होम्योपैथी चिकित्सा के शिक्षा को ग्रहण कर इस नई चिकित्सा विधा जो है, जो विश्व की 5वीं चिकित्सा विधा है, इस विधा में आगे आएंगे। तो और आपको लगता है कि विश्वास भी बढ़ेगा चिकित्सकों का? विश्वास बढ़ेगा, चिकित्सकों का भी विश्वास बढ़ेगा और पब्लिक का भी एक मनोबल, एक विश्वास बढ़ेगा। अगला सवाल मेरा, ये निर्णय तो आ गया, लेकिन इसमें जो पक्षकार है वो यूपी सरकार है जी। तो यूपी सरकार के आप लोग उनसे आपने मामला लड़ा, केस लड़ा और आप लोग जीत गए, एक तरह से आपकी जीत ही मानी जाएगी, आपके पक्ष में निर्णय आया। तो अब आपको क्या लगता है सरकार का क्या रुख होने वाला है? सरकार इस पे आगे क्या निर्णय करेगी? कोई कानून बनाएगी या सरकार का रुख सुप्रीम कोर्ट भी हो सकता है? नहीं, सरकार का रुख इस मामले में पॉजिटिव है और सरकार की तरफ से अब तक जो भी तमाम प्रैक्टिशनरों को तमाम जगह केंद्र सरकार जिस तरीके से काम कर रही है इस मामले में, और राज्य में भी उन्हीं की सरकार है, उसी पार्टी की सरकार है, और हमें लगता है कि उम्मीद है कि जल्दी ही बहुत तेज़ी के साथ इस पे काम होगा और इलेक्ट्रो होम्योपैथी को मान्यता मिलेगी। राजस्थान सरकार ने भी इस दिशा में काफ़ी अच्छा काम किया है और राजस्थान में इलेक्ट्रो होम्योपैथी को काफ़ी सारा अच्छे प्रैक्टिशनर है, एक मान्यता है। तो अभी यूपी में उस तरीके से हमें लगता है कि सरकार तेज़ी के साथ काम करेगी और इलेक्ट्रो होम्योपैथी एक अच्छी अपनी पहचान बना पाएगी। अब मेरा सबसे महत्वपूर्ण सवाल है कि कोई भी चिकित्सा पद्धति जो होती है वो लोगों के लिए होती है, कि लोगों को फ़ायदा हो, वो बीमार हो रहे हैं ठीक हो पाएँ और लोगों को उससे बेनिफिट मिले। और एक सबसे बड़ी बात होती है कि आज चिकित्सा महंगी बहुत होती जा रही है, तो इलेक्ट्रो होम्योपैथी को अगर लीगलाइज किया जाता है, और वो जो लग भी रहा है, आपके पक्ष में आ रहे हैं, सरकार भी कमेटी बना रही है, तो लोगों को इससे क्या फ़ायदा होगा? देश की जनता को इससे क्या फ़ायदा होने वाला है? देखिए, देश की जनता को सबसे अच्छा फ़ायदा ये होने वाला है, 2 फायदे। एक तो ये चिकित्सा को सीखना सरल है,
यानी आप कम समय में इस चिकित्सा को सीख सकते हैं। और भारत एक ऐसा विशाल आबादी वाला एक गरीब देश है जिसमें बहुत सारे चिकित्सकों की ज़रूरत है। और ज़रूरत इस बात की कि हमारे यहाँ हर गांव में एक चिकित्सक मौजूद हो, लेकिन अभी हम उस तरीके से ग्रामीण क्षेत्रों में हमारे पता चलता है कि कोई चिकित्सक है ही नहीं। तो इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की चिकित्सा पद्धति सीख के बहुत सारे लोग हमारे दूर दराज के जो ग्रामीण क्षेत्र हैं, जहाँ बहुत सारे गरीब लोग रहते हैं, हमारे किसान भाई रहते हैं, उनकी चिकित्सा कर सकते हैं। और ये एक तो सस्ती है, सरल है, सुलभ है। दूसरा, इसकी दवाई का जो इस्तेमाल है वो बहुत आसान है। ज़्यादातर दवाइयाँ हम लोगों की लिक्विड फॉर्म में होती हैं, बच्चों से लेकर बूढ़े तक बहुत ही आसानी के साथ पानी में घोल के या किसी खाने के किसी भी शरबत में, चाय में मिला के, दूध में मिला के आप उसको भी ले सकते हैं और उस तरीके का कोई दिक्कत नहीं है, कोई नुकसान नहीं होता। और कई बार कई सारे गंभीर रोगों में बहुत हल्की दवा यानी बहुत कम मात्रा में दवा की ज़रूरत होती है। इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की खास विशेषता ये है। दूसरा सवाल मेरा ये था कि चिकित्सा बहुत महंगी होती जा रही है, तो इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के अगर ज़्यादा पॉपुलर होगा, वो सरकार भी उसे अपनी मान्यता दे देगी, तो सरकार निश्चित तौर पे सपोर्ट भी करेगी आप लोगों को। तो ये जो दवाइयाँ महंगी होती जा रही, इलाज महंगा होता जा रहा है, तो इलेक्ट्रोहोम्योपैथी उसमें भी कोई मदद कर सकती है? जी बिल्कुल। इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की दवाइयाँ चूँकि जितना तेज़ी के साथ काम होगा, प्रैक्टिशनर बढ़ेंगे। चूँकि अभी बहुत सारी दवाइयों की प्रैक्टिस, ज़्यादातर हम लोग मैनुअल डाइल्यूशन बनाते हैं, बहुत सारी दवाइयों का मिक्सचर बना के लोगों को देते हैं। और कई क्रॉनिक या गंभीर रोगों में भी वो आम तौर पे जो दूसरी चिकित्सा प्रणालियाँ उनकी दवाओं से काफ़ी सस्ती दवाएं पड़ती हैं। और बहुत सारे रोगों में ऑपरेशन नहीं कराना पड़ता, जो ऑपरेशन का महंगा खर्च होता है या चीर फाड़ होती है उससे बच जाता है जो भी रोगी होता है। ये इसका एक बड़ा बेनिफिट है। तो आपने बहुत ही बताया कि आप इस निर्णय के बारे में आपने डिटेल से बताया। अब मैं आपसे जानना चाहूँगा, ये जो चिकित्सक है या जो जनता है या जो सरकार है, उनसे आप क्या मैसेज देना चाहेंगे उन लोगों को? देखिए, एक सबसे बड़ा मैसेज जो पब्लिक के लिए है या हमारे नौजवानों के लिए है कि भारत एक ऐसा विशाल आबादी वाला देश है जहाँ बहुत सारे लोग बेरोजगार हैं। दूसरी तरफ विशाल आबादी है, बहुत बड़ी आबादी है जिनके पास चिकित्सक नहीं है। एक तो सबसे बड़ी ज़रूरत यह है कि तमाम जो बेरोजगार नौजवान हैं वो इलेक्ट्रोहोम्योपैथी को एक कैरियर के तौर पे लें। हम लोगों ने पिछले सालों में बहुत सारे लोगों को ट्रेंड किया, उन्हें सर्टिफाइड किया और तमाम लोग आज इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की प्रैक्टिस कर रहे हैं आसपास के ज़िलों में, आसपास के देहात में, कस्बों में। इस तरीके से बहुत सारे बेरोजगार नौजवानों को काम मिला, रोजगार मिला और वो एक सम्मान के साथ अपना ज़िंदगी व्यतीत कर पा रहे हैं। एक तो सबसे बड़ा बेनिफिट बेरोजगार नौजवानों के लिए है कि ये इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की चिकित्सा शिक्षा का एक बड़ा क्षेत्र उनके लिए खुला है और जो कि सस्ती है बाकी चिकित्सा प्रणालियों के मुकाबले। दूसरा, पब्लिक के लिए बेनिफिट है कि बहुत सारे गंभीर रोगों में वो तमाम जगह भटकने से जो तमाम दवाओं के जो साइड इफ़ेक्ट हैं, इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में उस तरीके के कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, क्योंकि इसकी दवाएं मुख्यतः जो काम करती हैं वो बॉडी को डिटॉक्सिफाई करने पे, हमारे रक्त और रस को, ब्लड और लिम्फ को शुद्ध करने पे काम करती हैं। ज़्यादा में ज़्यादा इसके साइड इफ़ेक्ट क्या हो सकते हैं किसी भी दवा के? हम लोग जो भी दवाएं देते हैं बॉडी से कोई भी अशुद्धि निकालने के रास्ते मल, मूत्र और पसीना। तो अगर किसी की या तो दवाओं से थोड़े पेशाब बढ़ सकती है, मूत्र की, और आज के टाइम पे बहुत सारे लोगों को दिक्कत ये है कि पेशाब रुक जाना या कॉन्स्टिपेशन की दिक्कत है, तो हमारी दवाइयाँ उस तरीके से भी। तो दोनों जो इफ़ेक्ट हैं वो साइड इफ़ेक्ट नहीं है बल्कि वो इफ़ेक्ट हैं, वो रोगियों को और ठीक करेंगे। तो हमारी किसी भी दवाएं इस मामले में एक बैलेंस, एक होमोस्टेसिस मेंटेन करती हैं, शरीर में एक संतुलन लाती हैं और इस तरीके से वो रोगों को ठीक करती हैं। एक और सवाल है कि सरकार जब इसे लीगलाइज करने जा रही है तो लगता है कि अब सरकारी इंस्टीट्यूट भी बनेंगे, इसमें डिग्रियां भी होंगी, तो इस पे भी आपकी कोई मांग है सरकार से या कोई ऐसा सरकार इस पे विचार कर रही है? नहीं, सरकार जो हम लोगों के चिकित्सा संस्थान है इस मामले में हम चाहेंगे कि जो पहले से अच्छा इस मामले में प्रयास कर रहे हैं, और ये होता ही है आमतौर पे कि जो भी पहले से अच्छा प्रयास कर रहे हैं ऐसे चिकित्सा संस्थान हैं उनको भी मान्यता दी ही जाती है। हाँ, गवर्नमेंट जो भी रूल रेगुलेशन या नियमावली बनाएगी, हम लोगों के जो भी कॉलेजेस हैं या जो संस्थान हैं वो सब उनका पालन करेंगे, क्योंकि चीज़ें उस ओर बढ़ती दिख रही हैं, डिग्रियाँ होंगी। जी।
अभी तो कोर्ट का आदेश ये है कि हम लोग सर्टिफिकेट जारी कर सकते हैं, कोई भी डिग्री जारी नहीं कर सकते। और हम अभी लोग नहीं, फ्यूचर के बारे में फ्यूचर हो सकता है ना सर। बिल्कुल। तो दोस्तों ये थे हमारे साथ हरीश कुमार पटेल जी, जिन्होंने विस्तार से बताया उस निर्णय के बारे में जिसमें जो इलेक्ट्रोपैथी चिकित्सा पद्धति है, जैसे आज जिसमें इलाहाबाद हाई कोर्ट का निर्णय आया है, और अब जितने भी चिकित्सक हैं इलाहाबाद जो इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के, वो प्रैक्टिस कर सकेंगे, अर्थात उन्हें कोई भी अधिकारी परेशान नहीं करेगा। और वो सरकार एक नियमावली भी बनाने जा रही है, जो केंद्र सरकार है उसने एक कमेटी भी गठित की है, और इसमें कहीं ना कहीं चीज़ें आगे बढ़ती दिख रही हैं। अर्थात जो इलेक्ट्रोपैथी चिकित्सा पद्धति है वो अब लीगलाइज होने की ओर बढ़ रही है। और जैसा कि सर ने बताया कि ये बहुत फ़ायदेमंद है, सस्ती भी है, आराम से लोगों के लिए सुलभ है, और इसमें जो सीखने में भी उतना कठिन नहीं है, आसानी से इसे सीखा जा सकता है। तो मुझे भी लगता है कि भविष्य में बहुत से लोग इसके माध्यम से लाभान्वित होंगे। तो सर आप हमारे यहाँ आए और इस जो इलाहाबाद हाई कोर्ट का निर्णय उसके बारे में बताया, उसके लिए बहुत धन्यवाद जी। आप लोग देखते रहिए इंडस न्यूज़ टीवी। इंडस न्यूज़ टीवी के लिए कैमरा पर्सन अनुभव सक्सेना के साथ मैं संतोष शाक्य। नमस्कार।